दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी मेरी भाभी एकदम चांद जैसी चमक रही थी और मैं भाभी के बगल में बैठी भाभी को देख रही थी और मुझे देखकर लग रहा था जैसे मैं चांद पर काला दाग लग रही हूँ। काले रंग में एक ऐसी बुराई है जो इंसान की सारी खूबियां वह एक अलग ही पहचान बनाकर रख देती है। मैं काली थी इसलिए मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था, मगर मेरी भाभी में बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन गोरे रंग ने उसे चांद जैसा रूप दे दिया था। मेरा भाई तो भाभी के चेहरे से नजरें हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपने काले रंग के कारण इकलौती भाभी के साथ बैठकर फोटो भी ना बनवा सकी। लोग हम जैसी लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं और यह मुझसे सहा नहीं जा रहा था और मुझे एहसास दिला रही थी कि ये सब लोग तुम पर हंस रहे हैं कि देखो ये लड़की कितनी बदसूरत है। यह देखकर मैं स्टेज से उठकर चली गई और सबसे अलग जाकर एक कोने में बैठ गई। मेरा भाई मुझसे छोटा था लेकिन उसकी शादी हो गई। मेरे इंतजार में भला कब तक कुंवारा रहता। एक काली कलूटी लड़की जन्म लेते ही शायद अपनी किस्मत पर काला दाग लगा लेती है जो सारी जिंदगी नहीं मिटा सकती। मुझ में बहुत सी खूबियां थी और मैंने अपनी पढ़ाई में एमए पास कर रखी थी, लेकिन मेरे काले रंग के सामने डिग्रियां कुछ काम नहीं आती थी। लोग रिश्ते के लिए आते और मुझे देखते इनकार कर देते। मैं बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थी। मुझसे छोटा एक भाई और बहन थी और सभी गोरे रंग के थे सिवाय मेरे। बस घर में मैंने ही काली कलूटी जन्म लिया था। घर वालों ने सबकी शादी कर दी थी, बस अकेली मैं ही बची थी, वो भी अपने काले रंग की वजह से। जो भी मेरे लिए रिश्ते लेकर आते तो मुझे छोड़कर मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते। उस समय मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आया और दिल चाहा एकदम से जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ना जाने लोग एक लड़की के सामने बैठकर कैसे कह देते हैं कि भाई साहब आपकी बेटी बहुत काली है, हमें पसंद नहीं है। हाँ, छोटी वाली पसंद है, अगर आप चाहो तो इसे हम अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं। ये नहीं सोचते कि उस लड़की पर क्या बीतेगी जो अपने आने वाले रिश्ते के लिए खुद को सजाए बैठी है। क्या लड़कियां बेचने का माल होती है? इसमें लड़कियों का क्या कसूर है? यह तो ऊपर वाले की कुदरत है। लोग कहते हैं यह पसंद है वो पसंद नहीं है, उससे रिश्ता जोड़ लेंगे, इससे नहीं। मेरी आंख से आंसू बहने लगे और बहुत ज्यादा रोई। बस उस दिन के बाद मैंने अपनी मम्मी से साफ कह दिया था कि मुझे नहीं करनी शादी, आप मेरी छोटी बहन की शादी कर दे। लोगों की नजर और बातें बस मेरे रंग पर ही आकर खत्म हो जाती थी। आज सामने बैठा मेरा भाई और मेरी भाभी बातों पर हंस रहे थे। भाभी मुझसे उम्र में छोटी थी लेकिन अपने गोरे रंग की वजह से भाई का दिल जीत लिया था, बल्कि उसके मुंह से दांत भी बाहर निकले थे और नाक भी मुड़ी हुई थी, मगर किसी को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसके गोरे रंग को देखकर उसे सब पसंद करते। मेरी आंखों के आंसू से मेरा काला चेहरा भीग चुका था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जैसी सूरत की लड़कियों पर क्या गुजरता है सिर्फ हम ही जानती हैं। मैं अपने दिल को समझा चुकी थी कि अब मुझे सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर ही गुजारनी होगी। लेकिन एक दिन मेरी भाभी ने एक ऐसी बात बताई कि मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मेरे भाई की शादी को भी 3 दिन ही गुजरे थे। मेरी भाभी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान सी रहती थी और मेरे साथ बोलचाल भी अच्छा रखती थी, इसलिए मैं भी उसके साथ हर एक काम में मदद कर देती थी। एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी हर चीज खूबसूरत है, अगर तुम्हारा रंग गोरा हो जाए तो तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगोगी। यह सुनकर तो मेरा दिल अंदर से जलकर राख सा हो गया। ये बात तो मैं भी जानती थी। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि वो मेरे काले चेहरे का मजाक उड़ा रही थी, मगर वो कहने लगी कि मेरी माँ भी पहले इतनी गोरी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। पहले तो मैंने सोचा कि अब मेरी भाभी मुझे गोरा करने वाली क्रीम के बारे में राय देगी, लेकिन मैं यह सब आजमा कर देख चुकी हूँ, मेरे चेहरे पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जो मेरी भाभी ने मुझे बताया वह सुनकर तो मैं भी ललचा गई। मुझे कहने लगी मैंने गोरा होने के लिए गोलियां खाई थी, 1 महीने में ही गोलियां खाकर मेरा रंग गोरा हो गया। मेरे दिल में फिर से एक उम्मीद जाग उठी और सोचने लगी अगर मैं भी गोलियां खा लूं तो मेरे रंग में भी निखार आ जाएगा और मेरे रिश्ते वाले भी मुझे पसंद करने लगेंगे। लेकिन मुझे यह बात अपने मुंह से कहते हुए बुरा लग रहा था, मगर मेरी भाभी ने मेरी समस्या का भी हल निकाल लिया और कहने लगी अगर तुम कहो तो मैं गोलियां वो कल ही मंगवा देती हूँ और खाने के कुछ महीनों बाद खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। तो मैंने जल्दी से हामी भर दी और भाभी ने अगले ही दिन मंगवा दी। मगर अजीब बात तो ये थी कि इस गोलियों की शीशी पर कोई भी कंपनी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने भाभी से पूछ लिया कि इस पर भाभी कुछ लिखा हुआ तो नहीं है।
तो वो कहने लगी कि ये एक औरत अपने घर पर ही बनाती है, तुम चिंता मत करो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तुम्हें अपनी भाभी पर विश्वास नहीं है क्या? भाभी मेरा इतना एहसान कर रही थी तो मैं कैसे उसकी नियत पर शक कर सकती थी? मैंने वो भाभी की दी हुई गोलियां खानी शुरू कर दी। मैं हर रात में एक गोली खाती और सो जाती, मगर गोली खाने के बाद सुबह मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि काफी सालों से मैं ऐसी सुकून की नींद कभी नहीं सोई थी जो मैं आज रात गोली खाने के बाद सोई थी। क्योंकि कई सालों से लोगों की बातों की वजह से मैं बहुत परेशान सी रहती थी। हर कोई इंसान मेरे काले रंग को अजीब सी नजर से देखता था। हर बार लोग मुझे ही अपना निशाना बनाते थे। रात भर मैं अपने बिस्तर पर लेटी लोगों की बातों को सोचकर सारी रात रोती रहती। लेकिन आज रात को मेरे बिस्तर पर लेटते ही मैं गहरी नींद में चली गई और सुबह जैसे ही उठी तो सबसे पहले आईने के सामने जाकर अपने चेहरे को देखा कि शायद मेरे रंग में कुछ निखार आया होगा, लेकिन अभी तक पहले जैसा ही था। मगर फिर मैंने सोचा कि एक रात में थोड़े ही गोरी हो जाऊंगी। ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आने लगी और चेहरे की तरफ देखकर सोचने लगी कि कुछ महीनों में मैं भी गोरी हो जाऊंगी तो मुझे भी रिश्ते वाले पसंद कर लेंगे और शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ भी आना बाकी रह गया था। गोलियां खाने के 1 महीने बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी और उल्टियां आनी शुरू हो गई। माँ मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई और मेरा चेकअप करवाया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने हमसे जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगी और माँ भी मुझे गुस्से से देखने लगी। एक बार के लिए तो मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर माँ की तरफ जब मेरी नजर गई तो उनकी शकों की नजरों से मुझे लगा कि जैसे मैं ही गलत हूँ। डॉक्टर की बात सुनते ही माँ का तुझे से सांस ही आना बंद हो गया, क्योंकि माँ पहले से ही अस्थमा की मरीज थी। मैंने जल्दी से माँ के पर्स से उसका कैप्सूल निकाल कर दिया तो कुछ पल के लिए आराम मिला। उसके बाद मैं अपनी माँ को लेकर जल्दी से घर आ गई। माँ मुझे सीधा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और कहने लगी, बेटी अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद था तो मुझे साफ साफ कह देती, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देती। इस काले रंग के साथ मुँह काला करने की क्या जरूरत थी? कुछ हमारी तो इज्जत का ख्याल रख लेती। माँ गुस्से से मुझे डांट रही थी, मगर मुझे तो इस बात की हैरानी थी कि मेरी माँ ने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया। मैंने कहा, मम्मी अपनी बेटी पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर परेशान हूँ कि ये कैसे हो सकता है, बल्कि मैं तो कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखती। लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और कहने लगी, अब तो तुम्हारी सच्चाई मैंने खुद अपनी कानों से सुनी है। सच सच बता, कौन है वो लड़का जिसका बच्चा तेरे पेट में है? अभी हम बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से भाभी हमारे पास अंदर आई और कहने लगी, ननद जी ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये आपने क्या कर दिया? आपको घर की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल ना आया। भाभी शायद मेरी और माँ की बातें सुन चुकी थी। उनकी यह बात सुनकर मैं रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी माँ के भी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का था, खुद माँ भी मुझे गलत समझ रही थी और कहने लगी, तू बदकार लड़की है, तुम्हारे पैदा होते ही तुम अपने काले साये से हमारी जिंदगी में दाग लगा दिया। काश के मैं तुझे पैदा होते ही गला दबा देती। मैं तो पहले से ही तेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। अब मुझे बता, तुम्हारे साथ शादी करने को कौन तैयार होगा? मगर मुझे तो यह डर सताया जा रहा था कि अगर भाई घर पर आ गए तो आफत खड़ी हो जाएगी। भाभी भी माँ के साथ बैठकर रोने लगी और बोली, माँ अब हम गांव वालों के सामने किस मुँह से जाएंगे? हम तो लोगों को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। जब हमारे बाकी रिश्तेदारों को इस बात का मालूम होगा तो वो भी उनको अपने मायके छोड़ जाएंगे। ये तुमने क्या कर दिया है? भाभी की बात सुनकर तो मुझे उस पर भी हैरत हो रही थी। तो मैंने माँ से कहा कि माँ शायद चेकअप में डॉक्टर से कोई गलती हुई होगी, आप मेरे साथ कल किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले। लेकिन मेरी बात सुनता कौन। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर माँ ने आंसू साफ कर लिए और भाभी से कहने लगी, घर में इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए सिवाय हम तीनों के। यह कहकर दोनों कमरे से बाहर चली गई। मैं सारी रात इस बात को सोचकर रोती रही। मुझे तो चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को सारी रात कोसती रही। जैसे ही सुबह हुई तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई तो सामने एक और आफत मेरे लिए तैयार खड़ी थी।
भाभी ने अपने एक ऐसे रिश्तेदार को शादी के लिए माँ से कह दिया जिसकी बीवी शादी के कुछ दिन बाद इस दुनिया से चल बसी और उसके 4 बच्चे भी थे। वो इंसान खुद भी 30-32 साल के तकरीबन था। मैंने जब यह बात सुनी तो शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, मगर माँ मुझे कहने लगी अगर तुमने शादी करने से इनकार किया तो मैं खुद जहर खाकर इस दुनिया से चली जाऊंगी। माँ की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर एकदम से खामोशी छा गई और सोचने लगी शायद मेरी काली किस्मत में यही लिखा था। कुछ दिन बाद मेरी शादी मयंक से हो गई जो मुझसे 17 साल बड़ा था और उसका रंग भी सांवला था, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था और सर से थोड़ा गंजा भी था। मैंने उसकी तरफ एक नजर डालकर हटा ली। मेरे साथ एक हफ्ते में ही क्या क्या हो चुका है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मैं बिना कुछ करके भी जुल्म सहने पर मजबूर थी। आज मैं दुल्हन बनकर एक ऐसे इंसान के सामने बैठी थी जो मेरी पसंद के खिलाफ था। वो मुझे देखकर मेरे सामने बैठा मुस्कुराया और कहने लगा वैसे तो तुम ठीक ठाक ही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग बहुत काला है। 60 साल के बुढ़े जिससे मेरी शादी हो रही थी उसी के मुँह से भी मुझे यही सुनने को मिल रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरी शादी नहीं कर रहे थे बल्कि मेरा सौदा हो रहा था उस बुढ़े के साथ। सुबह उठते ही मुझे तरह तरह की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती। मयंक के घर के नाश्ते से लेकर घर के सारे कामकाज का भार मेरे सर पर डाल दिया। मयंक के 4 बेटे ही थे जो सारा दिन घर में हू अल्लाह मचाए रखते थे। मैं अगर उनको जरा सी भी डांट देती तो अपने बाप से रात में मेरी शिकायत कर देते कि सौतेली माँ हमें सारा दिन डांटती रहती है, जबकि मुझे तो पूरा दिन कामों से भी फुर्सत नहीं मिलती। मयंक भी मेरी बात सुनने के बजाय उनकी बातों पर ही भरोसा करके मुझे डांटने लगते और कहते मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए की है कि मेरे बच्चों को उनकी माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए नहीं कि तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो। मैं यह सुनकर एकदम खामोश सी हो गई थी। मेरे जिस्म से जान तो पहले ही निकल चुकी थी, सिर्फ चलती फिरती लाश थी जिसके दिल में कोई भी आशा ना हो। बात सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। एक दिन मैंने मयंक से कहा कि मुझे मेरे बाबा के घर जाना है, तो अगली सुबह ही मुझे मेरे मायके छोड़ गया और जाते वक्त कहने लगा रात को आऊंगा तुम्हें लेने। मैं अपनी माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी और मेरी माँ को मयंक की सारी बातें कह दी, लेकिन मेरी माँ को दिल तो शायद पत्थर बन चुका था और कहने लगी तुझे तेरे किए की सजा मिली है। यह सुनकर मैं अपनी भाभी से मिलने के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मुझे कमरे से हंसने की आवाज सुनाई दी तो मैं वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो मेरे ही बारे में सामने वाले से कुछ कह रही थी। भाभी की यह बात सुनकर तो जैसे मेरे सिर पर कोई कयामत का पहाड़ सा टूट पड़ा। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं गुस्से में आकर झट से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे यूं अचानक सामने देखकर भाभी बहुत घबरा सी गई और जल्दी से फोन रख दिया। मैंने भाभी से कहा जरा सी भी आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे लगा उसको अपने किए पर अफसोस होगा, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए जो मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हारा घर बस गया, वरना सारी जिंदगी तुम मेरे घर में ही बैठी रहती। जरा अपने चेहरे की तरफ तो देखो, ना जाने तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतने सालों से अपने घर में कैसे रखा। मैं तो तुम्हें जब भी देखती थी तो जी चाहता था कि तुझे अभी के अभी धक्के मारकर घर से निकाल दूं। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी मयंक से करवा दी ताकि रोज रोज तुम्हारा मनुष्य चेहरा ना देख सकूं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि जिस डॉक्टर के पास मैंने अपना चेकअप करवाया वो भी भाभी के जान पहचान वाली थी। भाभी के कहने पर उसने झूठ बोलकर मुझे मेरी माँ के सामने प्रेग्नेंट बताया था, बल्कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। भाभी के एक झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। और वहीं बैठकर मैं अपने काले रंग पर रोने लगी। क्या काला होना कोई पाप है? काले रंग वाली लड़की के दिल में कोई अरमान नहीं होते? मेरी क्या गलती थी इसमें? यह तो ऊपर वाले की कुदरत थी। हमारे समाज के लोग काले रंग से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर मैं भी तो एक लड़की थी, लेकिन फिर भी हमारे समाज के ही लोगों ने मुझे जीने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है।